नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं डायबिटीज़ ज्ञान चैनल में आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसको बहुत प्यार दिया था। और जैसा कि पिछले बार भी इन्हीं दिनों में डेंगू फीवर शुरू हुआ था, इस बार भी क्योंकि बारिश बहुत हुई है, पानी इकट्ठा हो गया है जगह जगह, तो डेंगू फीवर के पेशेंट आने लगे हैं, अच्छे खासी मात्रा में आ रहे हैं। साथ में वायरल इलनेस भी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी पेशेंट हैं, तो वो ओवरलैप टाइप का चल रहा है। ये ख़तरनाक बीमारी है और कई बार ये सीरियस रूप धारण कर लेती है, इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो डेंगू, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मच्छर के काटने से फैलता है। एक एडीज़ नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से फैलता है। और डेंगू जो वायरस है वो सिर्फ एक वायरस नहीं है, 4 तरह के सब टाइप्स पाए जाते हैं। और ऐसा होता है कि अगर एक टाइप का वायरस से आपको डेंगू हो गया इस साल, टाइप के वायरस के दोबारा इन्फेक्शन होने से आपको उतनी सीरियस बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरे सब टाइप का वायरस आपके अंदर आ जाता है किसी मच्छर के काटने से, तो वो थोड़ा सा सीरियस रूप धारण कर लेती है, ऐसा देखा गया है। डेंगू फीवर आमतौर पर और फेब्राइल इलनेस की तरह ही प्रेजेंट करता है। शुरुआत में मच्छर के काटने के बाद 6 से 7 दिन बाद आपको फीवर आना शुरू होगा, जिसमें कि जो ये फेब्राइल फेज़ है करीब 3 से 7 दिन का चलता है। यानी कि आप 3 दिन में भी फीवर ठीक हो सकता है और 7 दिन में भी ले सकता है। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये माना गया है स्टडीज़ में कि 8 दिन तक आपको फीवर चला जाएगा। मैक्सिमम 8 दिन तक फीवर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट इन 3 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। फीवर के साथ आपको बॉडी एक होगा, माइल्जिया जिसे कहते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आँख के पीछे यहाँ पे दर्द हो सकता है, मितली आएगी, उल्टी आएगी, जी करेगा उल्टी आने का, पेट में दर्द हो सकता है हल्का। इसके अलावा छोटे रैश भी हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट यूजुअली 3 से 4 दिन के बाद थोड़े से डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे यूजुअली। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, अगर बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, एल्डरली पेशेंट हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, इनमें थोड़ा प्लेटलेट कम होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अच्छा, 2 से तीसरे दिन के बाद हमारी जो डेंगू की हम जांच कराते हैं, NS1 एंटीजन, वो पॉजिटिव आने लग जाती है। तो इस बीच अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद फिर IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आनी शुरू हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद IgG एंटीबॉडी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी में डेंगू सीरियस रूप नहीं धारण करता। ये 3 से 7 दिन का जो फेब्राइल फेज़ बताया मैंने, इसके बाद क्रिटिकल फेज़ शुरू होता है, वो भी कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में, सब में नहीं होगा वो। उसको बोलते हैं प्लाज्मा लीक फेज़। इसमें क्या होगा कि आपका बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी कैविटीज़ के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। जैसे प्लूरल कैविटी, फेफड़ों के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, उसको प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। इसी तरह से पेट के अंदर पानी, पेट के आसपास पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है होना, पेरिटोनियल कैविटी में, जिसको कि असाइटिस बोलते हैं, ये शुरू हो जाएगी। आपकी पित्त की थैली के ऊपर सूजन आ जाती है, जिसको गॉल ब्लैडर एडिमा बोलते हैं। और इस पीरियड में आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, पेट में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, खांसी होगी, इस तरह की जो दिक्कतें हैं बढ़ने लगेंगी और पैरों पे सूजन भी आ सकती है। इस वाले फेज़ में जो ट्रीटमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि आगे पेशेंट सीरियस होता है या नहीं होता है, एडमिट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। क्योंकि ये प्लाज्मा लीक कंडीशन एक तरह से डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, यानी आपके बॉडी से ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, वाटर का लेवल कम हो रहा है, इसलिए आपको उस वॉल्यूम को सप्लीमेंट करने के लिए बाहर से फ्लूइड लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्लाज्मा लीक की वजह से आपका खून से पानी निकल के बाहर जा रहा है बॉडी के अंदर, कैविटीज़ के अंदर, उसको आपको बाहर से पूर्ति करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में ही डिपेंड करेगा कि हम आगे सीरियस शॉक वाली स्टेज में जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर इस टाइम पे आपका फ्लूइड रिप्लेसमेंट सही से नहीं हुआ, आपने पानी नहीं पिया, पानी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं फ्लूइड के तौर पर, जूस, नारियल पानी और चाय दूध भी ले सकते हैं, लेकिन दूध और चाय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर, जैसा कि मैंने बताया, पित्त की थैली पे सूजन आ जाती है और लिवर थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं, SGOT, SGPT, तो आपको चिकनाई वाली चीज़ें पचाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए दूध को अवॉइड करें। बहुत से लोग बकरी का दूध पीना शुरू कर देते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। इसकी वजह से अक्सर पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि एकदम से एंजाइम बढ़ जाते हैं लीवर के और कुछ भी पेशेंट पचा नहीं पाता।
इसलिए इस तरह के बहकावे में ना आएँ। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं इसको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक पपीते के पत्ते की बात है कि ये स्टडीज़ में तो है, पाया गया है कि कैरिका पपाया एक्सट्रैक्ट से प्लेटलेट्स थोड़ी सी बढ़ती हैं, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट ही काम करता है। आप डायरेक्ट पत्तियाँ चबाएंगे, पत्तियाँ खाएंगे तो वो 1-2 किलो पत्तियाँ आपको खानी पड़ेंगी, तब उतना एक्सट्रैक्ट आपको मिल पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि उसकी बनी हुई टैबलेट्स बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, वो इस्तेमाल करें। जहाँ तक बात है रेड फ्लैग्स की, यानी डेंजर साइंस क्या होते हैं कि पेशेंट अब क्रिटिकल फेज से डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जाने वाला है। इसमें क्या होगा कि प्लाज्मा लीक इतना बढ़ जाएगा कि हेमेटोक्रेट बढ़ने लग जाएगा, यानी खून हमारा गाढ़ा होने लग जाएगा। जो पेशेंट फीवर आने से पहले 4-5 दिन पहले की अगर उसके पास सीबीसी होगी, जिस पेशेंट की हीमोग्लोबिन 10-12 था उसका अचानक से 15-16 दिखने लग जाता है रिपोर्ट्स के अंदर, ये फॉल्स हीमोग्लोबिन लेवल है, क्योंकि खून गाढ़ा होने लग जाता है। तो इस तरह के पेशेंट, इसको हेमेटोक्रेट बढ़ना भी बोलते हैं। सीबीसी की रिपोर्ट में एक HCT नाम से एक कॉलम होता है हेमेटोक्रेट, वो बढ़ने लग जाएगा, 50 से ऊपर चला जाएगा। और इसके अलावा हेमरेज, कहीं से नोज से ब्लीडिंग, GI मतलब लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है GI में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, लगातार दर्द है जो बंद ही नहीं हो रहा है, पेट का दर्द, इस तरह के रेड फ्लैग्स अगर हैं तो पेशेंट को तुरंत एडमिट कराना चाहिए। BP लो हो रहा है, BP बढ़ ही नहीं रहा है, पेशेंट बिल्कुल लेथार्जिक हो गया है, होश में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत एडमिट कराना होता है। और एक ICU सेटअप में ही इस तरह के पेशेंट का इलाज हो पाता है। जहाँ तक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बात है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का डेंगू के सर्वाइवल पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि 10,000-20,000 प्लेटलेट वाले पेशेंट को भी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसको प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि जब तक कि ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है या ब्लीडिंग कहीं से नहीं है, तब तक प्लेटलेट नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे बेनिफिट की बजाय हार्म ही हो सकता है। तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल्स करते हैं आजकल कि सीधे 1 लाख से नीचे प्लेटलेट हैं वो प्लेटलेट ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। इससे दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, तो इससे बचें। जहाँ तक कोशिश हो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अप्रोच ही अपनानी चाहिए। मेडिकेशंस की जहाँ तक बात है, सिर्फ पैरासीटामोल को ही अभी तक अप्रूवल है फीवर के लिए, और कोई मेडिसिन, पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, फ्लेक्सोन और कॉम्बिफ्लेम, पता नहीं क्या क्या लोग खाते रहते हैं फीवर में। मैं हमेशा से इसका विरोध करता रहा हूँ। किसी भी तरह का फीवर हो आपको पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, दिन में 4 बार लीजिए, 6-6 घंटे पर ले सकते हैं। और इसकी डोज बहुत वाइड है, मतलब 15 मिलीग्राम पर kg पर डोज के आसपास ले सकते हैं। मतलब एक 60 किलो का आदमी है तो 900 मिलीग्राम तक पैरासीटामोल वो एक बार में ले सकता है। उससे कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं रहता, प्लेटलेट कम होने का रिस्क नहीं रहता और कोई ख़तरा नहीं होता है। तो अगर हाई ग्रेड फीवर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, स्पंजिंग से उतारें, गीले कपड़े से पुछाई करें पूरे शरीर की, तब फीवर उतर जाए, उसके बाद पैरासीटामोल दें सीधे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि डेंगू इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जितना कि डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने इसका हुआ बना दिया है पैसे कमाने के चक्कर में। बड़ा कहते हुए अफसोस हो रहा है। इसको ज़्यादातर केसेस में घर पर ही ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, बहुत सारी कंपनीज़ वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं और फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल्स तक चल चुके हैं और अच्छे इनकरेजिंग रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वैक्सीन्स के। तो बहुत जल्द हमारे सामने डेंगू की वैक्सीन भी आ जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, लेकिन इसका फ़ायदा तभी है जब आप, जिनको ज़रूरत है इस तरह की नॉलेज की, उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। इसकी बड़ी कमी महसूस होती है। धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा फ़ोन उठाने की कोशिश करता हूँ, मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।